हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत ही स्वस्थ हों, अपने आने वाले एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए उसके लिए मेहनत कर रहे हो। आपको जैसे पता है कि 2023 तो ख़त्म होने वाला है। 2023 में भी आपने कुछ एग्ज़ाम्स दिए होंगे, जिस एग्ज़ाम्स में आपकी प्रीलिम्स हो सकता है निकली हैं, हो सकता है ना निकली हों, या फिर आप बहुत सारे एग्ज़ाम्स के मेंस ऑलरेडी दे चुके हों। आप इंटरव्यू भी दिए हो, आरआरबी की इंटरव्यू हुई है, आरआरबी क्लर्क की इंटरव्यू हुई है, तो ये सारी आप ऑलरेडी दे चुके हो। जिन्होंने नहीं दिया है, जिनकी प्रीलिम्स भी नहीं निकली है इस ईयर, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर और भी अपॉर्चुनिटीज़ है, नेक्स्ट ईयर और भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है, जैसे कि एसबीआई क्लर्क, यूआईआईसी की एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई हुई है। आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है 31 दिसंबर को। सो ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं, तो बिल्कुल भी डिसहार्टन ना हो, आप डिज़र्व करते हो सिलेक्शन। आप ये इस मोटिवेशन के साथ अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज 2024 में एक ऐसा एग्ज़ाम होने वाला है जो अगेन हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, उसके बारे में। वो है यूआईआईसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एग्ज़ाम होने वाली है। ये एक बहुत ही बड़ा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। इसकी एग्ज़ाम बहुत दिनों बाद आई है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसकी जो असिस्टेंट की एग्ज़ाम है वो इस ईयर होने वाली है। नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में इसकी जो फॉर्म फिलअप की डेट है, फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है। ये डेट, इसकी लास्ट डेट है 6 जनवरी, तो आप इसके पहले अपनी फॉर्म फिल कर दीजिए। ये भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके आप यूआईआईसी में काम कर सकते हो, तो इस पे फोकस कीजिए। ये एक नई अपॉर्चुनिटी है, इस पे टारगेट कीजिए। अभी भी इसका टाइम है, अभी भी इसका टाइम गया नहीं है। आप 6 जनवरी के पहले अपनी फॉर्म फिल कर दीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो 6 जनवरी को आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। ये जो पेपर है, इसमें सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम होगा, तो आपका ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स देना होगा फिर मेंस देना होगा। सिंगल एग्ज़ाम में ही पूरी पेपर है, तो मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सिंगल पेपर अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, राइट। तो सिंगल पेपर में आप देखिए इसका सिलेबस, हम जो सिलेबस, जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है लॉजिकल रीजनिंग। इसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है एग्ज़ाम में, उस पे डिस्कस करेंगे। डिटेल में इसकी सिलेबस क्या हो सकती है, क्या क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम उस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। इसके अलावा आपको पता होगा इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट्स आएँगे, ठीक है। आपके पास टोटल कितनी टाइम होगी, आपके पास 2 आवर्स की टाइम होगी। ये कंपोज़िट टाइम होगा, ये कंबाइंड टाइम होगा, और इसके अंदर आपको टोटल 5 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट्स आपको आपके स्क्रीन पे होंगे। वो सारे सब्जेक्ट्स को आपको अपने अपने हिसाब से टाइम डिवाइड करके वो सारे सब्जेक्ट्स को करना है, ठीक है। अगेन 2 आवर्स की टाइम होगी इसमें। और जो रीज़निंग रीज़निंग जो सब्जेक्ट आएगा उसमें आपको कितना टाइम देना है, मैं बोलूँगी एटलीस्ट आप उसमें 40 मिनट्स दो। इन 2 आवर्स में से 2 आवर्स में से आपको कितना देना है, 40 मिनट्स रीज़निंग को देना है, ठीक है। अब इसको अगेन डिवाइड करेंगे आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी अपना। इसमें देखिए, जब भी कंपोजिट टाइम की बात हो जाती है ना, तो आपका सेक्शनल टाइम तो डिवाइडेड नहीं रहता है, ठीक है। आपको पता है कि आप जैसे दोगे, आप पेपर जैसे दोगे, आपको अपने प्री प्लान करके रखना होगा कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, कौन से सब्जेक्ट में आप स्ट्रॉन्ग हो। आप उस सब्जेक्ट्स को प्रिपरेशन करते टाइम ही स्ट्रैटेजी बनाओ, प्रिपरेशन करते टाइम ही ये सारे इस पे फोकस रखो कि आप किस तरह से अपने टाइम को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ये सारे पे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि रीजनिंग के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, किस तरह से उसको टाइम देना है, और फिर एग्ज़ाम में उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, 6 जनवरी लास्ट डेट है। अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप इसकी फॉर्म ज़रूर फिल कीजिए और इसको एग्ज़ाम की तैयारी करने लग जाइए, क्योंकि सिर्फ सिंगल एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए आज के रीजनिंग के सिलेबस पे हम डिस्कस करते हैं।
जो लॉजिकल रीजनिंग है, इसमें जो मिसलिनियस रीजनिंग है, ये इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। तो मिसलिनियस रीजनिंग ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए एग्जाम में रीजनिंग में मिसलिनियस रीजनिंग आएंगी, या फिर आपके पास पजल होंगे या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होंगे। तो देखिए ऐसा हो सकता है एग्जाम में कि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन में हम फंस जाऊं, तो आपकी पहले एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए कि ये जो मिसलिनियस टॉपिक है इसको आप अच्छे से पहले कर लो, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप होता है। आप अगर पजल स्टार्टिंग में पिक करते हो और अगर फंस जाते हो तो आपका वहीं पे मोटिवेशन, आप थोड़ी से डीमोटिवेटेड फील करोगे। बट अगर आप मिसलिनियस रीजनिंग में ऑलरेडी अच्छा खासा स्कोर कर लेते हो पहले, तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि एटलीस्ट आपने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, अब आप पजल पिक कर सकते हो, ठीक है। तो मिसलिनियस रीजनिंग में ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए यूआईआईसी एक एग्जाम, सिंगल एग्जाम हो रहा है, तो इसकी जो लेवल है, हम इसको किस तरह की लेवल आएगी, या हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं बोलूँगी ये ओए मेंस की तरह इसकी लेवल होगी, ठीक है। क्योंकि ये असिस्टेंट का पेपर है, तो ओए मेंस की तरह हम इसके लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री से ऊपर होगा थोड़ा, और ओए मेंस की तरह इसका पेपर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये मेंस के पेपर मेंस के कैटेगरी में आता है, ठीक है, तो कोडेड, सबसे पहले इनइक्वालिटी की बात करते हैं। इनइक्वालिटी जो होती है इसके भी टाइप्स होते हैं। अब देखिए हम वहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाली इनइक्वालिटी आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, प्रीलिम्स में आती है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाली, जो जिसमें स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिया रहता है, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्टेटमेंट और कंक्लूजन होता है। देन क्या आता है इसमें, इनइक्वालिटी में क्या आता है, मिसिंग आता है, जिसमें सिंबल, जिसमें कुछ ऐसा दिया रहता है, ठीक है। इसमें यहाँ पर क्या होगा, ये ऑप्शंस में दिए रहते हैं, इसको निकालना होता है, तो मिसिंग इनइक्वालिटी आती है। और जो नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कोडेड इनइक्वालिटी भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो पेपर है ये मेंस टाइप होगा, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोडेड इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें ऐसा कुछ दिया हुआ है ए बी, इसका मतलब होगा कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ रहता है उस फॉर्म में। तो कोडेड इनइक्वालिटी भी हमें इसमें प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जब भी इनइक्वालिटी की बात आएगी हमारे पास 3 तरह की इनइक्वालिटी आएगी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, मिसिंग और कोडेड, ठीक है। आपको तीनों तरह की इनइक्वालिटी प्रैक्टिस करनी है यूआईआईसी के लिए, ठीक है। अब आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, तो देखिए इन सबको प्रैक्टिस करने के लिए हमारे वेबसाइट पे आपको इनइक्वालिटी के अलग से मीन्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ पर आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हो, वहाँ पर आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। और भी मॉक टेस्ट में होते हैं, और भी पीडीएफ कोर्सेज भी हमने प्रोवाइड किए थे इस साल, और अभी भी वो अवेलेबल है। आप पीडीएफ कोर्सेज में टॉपिक वाइज उठा सकते हो, इनइक्वालिटी के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो सारे उस पीडीएफ कोर्स में भी मिल जाएगा आपको, तो आप वहाँ से इनइक्वालिटी की प्रैक्टिस कर सकते हो। देखिए इनइक्वालिटी एक ऐसा टॉपिक है ना, जहाँ से अगर आप एकदम उसमें अच्छे हो गए हो, उसमें आप प्रैक्टिस करके एकदम इम्प्रूव कर लियो ना, तो ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही एक स्कोरिंग टॉपिक जो सेकंड में दिया हुआ है वो सिलोगिज्म। तो ये दोनों टॉपिक है ना, ये दोनों टॉपिक एग्जाम में आने की अच्छी खासी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ये सिलोगिज्म, अगेन सिलोगिज्म में क्या होता है, इसमें भी स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाली आती है, जैसे इनइक्वालिटी में आता है, राइट। देन आता है सिलोगिज्म में आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिवर्स सिलोगिज्म आए। देखो क्योंकि वेल्स का पेपर है तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही इजी पेपर होगा कि एकदम प्रीलिम्स आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स की तरह होगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि सिंगल एग्जाम है तो थोड़ा लेवल तो हाई होगा। तो हो सकता है रिवर्स आए, हो सकता है ना आए। अब रिवर्स सिलोगिज्म में क्या होता है, रिवर्स सिलोगिज्म में क्या होता है, इसमें कंक्लूजन पहले दिया रहता है, और जो स्टेटमेंट होता है वो
हमारा ऑप्शंस में दिया हुआ होता है, वो हमारा ऑप्शन के फॉर्म में दिया हुआ होता है। तो रिवर्स सिलोगिज्म होगा। देन अगर आजकल सिलोगिज्म में भी कोडेड फॉर्म आ रहे हैं, तो कोडेड सिलोगिज्म भी होंगे, हो सकते हैं। इसमें दिया रहेगा a@b का मतलब होगा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। सो इस तरह के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो सिलोगिज्म में। तो सिलोगिज्म भी वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनइक्वालिटी की तरह। तो आप अगर एक बार सीख गए तो आप ये दोनों टॉपिक को कवर कर सकते हो। अब देखिए सिलोगिज्म में जो आजकल आ रहे पेपर में, वो ओनली और ओनली फ्यू के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो आपको कवर करना ही है। देन पॉसिबिलिटी भी आ रही है कि एक ऑल ए कैन बी, ऑल ए कैन बी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी वाली कॉन्सेप्ट है, आपको इसको भी कवर करना है। सो ये सारी चीज़ें आपको सिलोगिज्म में कवर करनी है। तो ये भी आपको प्रैक्टिस करना है एग्ज़ाम के पहले। मैं एकदम स्क्रैच से बोल रही हूँ आपको अगर अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं है, आप अगर पहले से प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर आप अभी भी इन दोनों टॉपिक से में कॉन्फिडेंट नहीं फील करते हो एग्ज़ाम देने के पहले, तो आपको ये दोनों कवर डेफिनेटली करनी चाहिए। और ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस नहीं कर सकते। इस अपॉर्चुनिटी को मिस करोगे तो मुश्किल है। एटलीस्ट आप इसके लिए अगर फुल डिटेल में कवर करोगे, देखिए अभी भी आपके पास ना 5 वीक्स है। आप एग्ज़ाम कब एक्सपेक्ट कर सकते हो इसकी? 6 जनवरी को उसका फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है। उसके बाद विदिन अ मंथ एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। दैट इज़ आप जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम के डेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है। तो 5 वीक्स है, अभी भी आपके पास 5 वीक्स है। 5 वीक्स से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। तो आपको 5 वीक्स में ये पूरे सारे टॉपिक्स को कवर कर लूँ और वो ऐसे कर लूँ ना ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी वो हेल्प करे। तो आप अपने वीकनेस पे काम करो, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप अपने वीकनेस पे काम करो। इस एग्ज़ाम को UIIC के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपने मेहनत कर लो। आप एक बार मेहनत कर लिए ना तो आपके सारे एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ब्लड रिलेशन। अब देखिए ब्लड रिलेशन थोड़ा ना ट्रिकी टॉपिक होता है, ठीक है। आप कभी-कभी डायरेक्ट ब्लड रिलेशन दिया हुआ होता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन के डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बट स्टिल ना बहुत बार ऐसा होता है कि फँस जाते हो। अब ये फँस जाते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अगेन प्रैक्टिस करना होगा। बिना प्रैक्टिस किए तो कुछ भी नहीं होता। आप अगर डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे एग्ज़ाम में तो आप नहीं कर पाओगे, तो आपके लिए प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस आप टॉपिक वाइज़ कर सकते हो और मॉक देते हो तो मॉक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये थोड़ा ट्रिकी टॉपिक होता है। तो ब्लड रिलेशन के अब देखिए ब्लड रिलेशन में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्लड रिलेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्ट वाले होते हैं, जिसमें डायरेक्ट दिया रहता है कि ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है, बी इज सन ऑफ सी। सो ऐसे ये डायरेक्ट वाले होंगे। सो इस टाइप के डायरेक्ट होते हैं क्योंकि सिंगल एग्ज़ाम है, अगेन मेंस लेवल की हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि मेंस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें भी कोडेड ब्लड रिलेशन आ सकता है, ठीक है। इसमें भी कोडेड आ सकते हैं, कोडेड BR के क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब कोडेड BR में क्या होता है, इसमें अगेन ऐसे ही दिया रहेगा A@B दिया रहेगा। इसका मतलब होगा A इज डॉटर ऑफ B। सो ऐसे कोडेड फॉर्म में दिया रहेगा, तो आपको वहाँ से निकालना होगा, डिकोड करके सोल्यूशन एक डायग्राम बनाना होगा, डिकोड करके फैमिली ट्री बनानी होगी और उससे जो क्वेश्चन दिए होंगे उसको सॉल्व करना होगा। तो अगेन ब्लड रिलेशन की प्रैक्टिस भी इम्पॉर्टेंट है ताकि आप फाइनल एग्जाम में अटक ना जाओ, ठीक है। सो ब्लड रिलेशन से ये क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन आपका आता है रैंकिंग। अब रैंकिंग के क्वेश्चंस देखो। अब रैंकिंग भी अगेन ट्रिकी टॉपिक है। आप कहीं पे अगर गलत क्लू पिक कर लिए, हो सकता है ना, आप जब पढ़ रहे हो तो उसमें दिया हुआ है A इज एल्डर देन B, आप गलती से पढ़ लिए A इज यंगर देन B, या फिर आप बस गलती से समझ लिए A इज यंगर देन B, तो वहाँ पर गलत हो जाएगा। सो आप जब क्लूज पढ़ रहे हो
तो आपको ध्यान रखना है कि आप गलत ना, जो उधर लिखा हुआ है आप एग्जैक्टली वही समझो, गलत ना पिक कर लो। तो रैंकिंग के भी क्वेश्चन आता है, अगेन इसमें भी कोडेड रैंकिंग आ सकती है, या डायरेक्ट वाली तो आती है, डायरेक्ट या कोडेड वाली एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी डायरेक्शन सेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डायरेक्शन सेंस। इसका क्या करना है, इसका भी देखिए डायरेक्शन सेंस में गलतियां कहाँ होती है ना, क्योंकि इसमें दो तरह के लिए होते हैं। एक तो डायरेक्ट दिया होता है कि ए इज 5 मीटर लेफ्ट ऑफ, ए इज 5 मीटर नॉर्थ ऑफ बी, ठीक है, बी इज 6 मीटर वेस्ट ऑफ डी। सो ये डायरेक्ट होता है। और एक और फॉर्म होता है जहाँ पर बोलता है कि ए इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, इट कवर्स 10 मीटर towards north, then it takes a right turn and covers 15 meter, ऐसे questions रहते हैं। So ये दो तरह के questions आपको अगर डायरेक्ट में देखा जाए तो ये दो तरह के questions आपको दिखते हैं, प्रीलिम्स में भी दिखते हैं, मेंस में भी दिखते हैं। अब मेंस में क्या होता है, पाथ वाले क्वेश्चन भी आते हैं डायरेक्शन सेंस से, कि बोल रहा है यहाँ से एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी, इन दोनों ने अलग अलग मूवमेंट स्टार्ट किए, ठीक है, तो दो अलग अलग पाथ फॉलो किया है, ये अलग पाथ फॉलो किया है, ये अलग पाथ फॉलो किया है, ऐसे वाले क्वेश्चन है। और फिर बोल सकता है ऐसा, ये दोनों में ये जो पॉइंट है ये इसके नॉर्थ में है। सो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, पाथ वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्शन सेंस में, जहाँ पर गलतियाँ हो जाती है ना कभी कभी, कि आप अगर ड्राइंग सही से नहीं बनाए हो, डायग्राम सही से नहीं बनाए हो, तो आप फंस जाओगे। हो सकता है आप जाके ना कहीं पे उस टॉपिक पे फंस जाओ, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्लियरली डायग्राम बनाना है। अगर 5 मीटर दिया हुआ है तो 5 मीटर दिया हुआ और 10 मीटर दिया हुआ है, तो 5 मीटर 10 मीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, 10 मीटर बड़ा होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, जब मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस पर्टिकुलर टॉपिक की, तभी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। तो ये पाथ वाले क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन इसमें भी क्या, कोडेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें भी कोडेड आते हैं। अगर अगेन ये दे दिया जाए तो इसका मतलब ए इज 10 मीटर नॉर्थ ऑफ बी। सो ऐसे आते हैं, डायरेक्शन सेंस में भी आते हैं। सो हम मेंस के सिलेबस को भी कवर करते हुए जाएंगे जब भी हम UIIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। देन आता है कोडिंग डिकोडिंग। अब देखिए, जो स्टार्टिंग के ये 5 टॉपिक है, ये टॉपिक से तुम क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते एग्जाम में। रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे वो टोटल 40 क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। टोटल कितने आएंगे, टोटल आएंगे आपके 40 क्वेश्चंस, ठीक है, और 50 मार्क्स के होंगे, ठीक है। टोटल 40 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स के होंगे। तो जो 40 क्वेश्चन है इसमें हम अगर डिवाइड करें तो इसमें एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चन किसके होंगे, सिटिंग अरेंजमेंट, और किसके होंगे, पजल के होंगे, ठीक है। और बाकी के रिमेनिंग 20 to 15 जो क्वेश्चंस हैं ये हम किससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिसलीनियस वाले टॉपिक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे मिसलीनियस के जो टॉपिक है इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको फुल लाने की कोशिश करनी है एग्जाम हॉल में, ठीक है। और ये जो टॉपिक है इसमें से भी आपको कवर करना है। बट अगर आप इसको टारगेट करके चलते हो तो आपको उसमें फुल लाना है, ठीक है। और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा नहीं कि SBIPO मेंस की तरह होगा, वैसा कुछ नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो OA मेंस की तरह होगा। तो उसमें एटलीस्ट मिसलेनियस के टॉपिक में आपको फुल मार्क्स लाना है, फुल मार्क्स अचीव करना है, ठीक है। तो उस पर टारगेट कर रहे हैं। तो जो कोडिंग डिकोडिंग, ये जो 5 टॉपिक है, ये 5 टॉपिक से तो क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आता है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के भी टाइप्स होते हैं। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होती है जिसमें ये 4 वर्ड्स दिए होते हैं। आपको जो दिए हुए 4 सेंटेंस है, जो दिए हुए इसमें जो दिए हुए वर्ड्स है उसी का नीचे पूछा जाता है कि इसका कोड क्या है। जैसे वर्ड में दिया गया हो एप्पल, ठीक है, तो एप्पल का एक सर्टेन कोड है, तो आपको पूछा जाएगा एप्पल का कोड क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा एप्पल का कोड क्या है। इसको चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं। ये आ सकता है, या फिर अगर थोड़ा लेवल हाई होगा तो कोडिंग डिकोडिंग वैसे भी होते हैं जिसमें लॉजिकल कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, जिसमें अल्फाबेट नंबर इस फॉर्म में होता है। आपको समझना होगा कि कैसे वो कोड आया,
ठीक है, तो वो वाले कोडिंग डिकोडिंग न्यू टाइप के भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन उसकी लेवल इतनी हाई नहीं होगी। आप अगर प्रैक्टिस करोगे, मैं अभी से मेंस लेवल की भी प्रैक्टिस करोगे तो आप वो कर लोगे। अभी भी टाइम है आपके पास, 5 वीक्स का टाइम है, इनफैक्ट मोर देन 5 वीक्स का टाइम है, तो आप अभी भी प्रिपेयर कर सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसमें टोटल 4 या 5 स्टेप्स होंगे, ठीक है, और एक इनपुट दिया होगा, ठीक है, एक नंबर या वर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसे कुछ दिया हुआ है, एप्पल 50, मैंगो 10, और इसको अरेंज किया इन 4-5 स्टेप्स में, इसको किया गया हो, फाइनल स्टेप ये वाला हो, और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है। तो ये इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हैं, तो ये भी आ सकता है एग्जाम में। देन आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सीरीज का। सीरीज होते हैं, अलग अलग सीरीज होता है, ABC@5 1 5, ठीक है, ऐसे। तो ये लंबे बहुत सारे होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा सिंबल है जिसके पहले एक अल्फ़ाबेट है और उसके बाद में एक नंबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब एग्जाम पे, तो सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो हमारा रहता है वहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही और भी क्वेश्चन होता है। अल्फ़ाबेट में मिसलिनियस होते हैं कि कोई एक वर्ड दे दिया, उसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड में टोटल मतलब ऐसे कितने अल्फ़ाबेट्स है जो अगर फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंट किया जाए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। तो आप तो ये वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रीजनिंग से पूछे जाएंगे। देन आता है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में अगेन कुछ भी आ सकता है, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, पजल आ सकता है, सिटिंग अरेंजमेंट आ सकता है, जिसमें दो स्टेटमेंट्स दिए होंगे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। अब क्या सफिशिएंट है स्टेटमेंट 1, उससे जो इंफॉर्मेशन निकालने को दिया गया है, क्या स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, क्या स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है, या दोनों ही सफिशिएंट नहीं है स्टेटमेंट एक आंसर निकालने के लिए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और देन क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते। क्रिटिकल रीजनिंग में आपको समझ के आंसर करना होगा। कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी मिसलिनियस के सिलेबस रहे। देन आते हैं पजल्स में। तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्लोर वाला हम लोग पढ़ रहे थे, तो फ्लोर वाले में क्या होगा, जैसे बॉक्स और सेल्फ में आता है वैसे ही फ्लोर में भी आएगा। फ्लोर में अगेन वेकेंट आएगा, ठीक है, फ्लोर में वेकेंट वाला आता है फ्लोर, और नॉर्मल फ्लोर भी आता है, अनसर्टन फ्लोर आएगा, ठीक है। तो नॉर्मल वाले जो फ्लोर्स होते हैं उसमें एक एट्रीब्यूट आ सकता है, ठीक है। उसके साथ अनसर्टन फ्लोर होगा जिसमें फ्लोर फिक्स नहीं होगा, ठीक है। फ्लोर कितने फ्लोर्स है वो आपका अनसर्टन है, उसमें फिक्स नहीं होगा। ऐसे भी आते हैं कि 20 फ्लोर्स दिए हुए हैं, बट उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ 7 फ्लोर्स की दी हुई है, जैसे सिर्फ 7 पर्सन को प्लेस करना है, बट 20 फ्लोर्स है। या फिर ऐसा भी आ सकता है कि फ्लैट एंड फ्लोर वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ये फ्लोर वाले पजल में, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए, फ्लोर वाले में बहुत सारा चीजें हैं जो आपको कवर करनी है। उसके बाद आते हैं हम स्केड्यूल में। स्केड्यूल में हम क्या करेंगे, स्केड्यूल में अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जैसे कि मंथ बेस्ड स्केड्यूल होता है, देन आपका क्या होता है, ईयर बेस्ड स्केड्यूल होता है, और फिर क्या होता है, डे होता है, डेट दिया रहता है। सो इस तरह के स्केड्यूल के क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे टाइप्स के होते हैं। बहुत बार टाइम वाला भी होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, तो ये स्केड्यूल वाले पजल्स में आते हैं, ठीक है। इसके बाद स्केड्यूल वाले पजल में अगेन क्योंकि सिंगल एग्जाम हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है 6% को इंफॉर्मेशन दी गई हो, उसके साथ में एक एट्रीब्यूट दिया गया हो। तो इस तरह के लेवल के क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि
सिंगल एग्जाम है, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी हाई लेवल की, थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की, ऑल्दो एसबीआई पीओ से ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा डिफिकल्ट आ सकता है, उतनी ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, बट स्टिल हो सकता है एक एट्रीब्यूट ऐड हो। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, तो आप मॉक लगाते रहिए। देन आता है सेम एट्रीब्यूट वाला क्वेश्चन, जिसमें जैसे 3 पर्सन है, एक कोलकाता में रहता है, दूसरा मुंबई में रहता है, और तीसरा 3 सिटीज दी हुई है, ठीक है, और तीसरा पर्सन से दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो ये इसमें हो सकता है कोलकाता में इतने लोग रहते हैं, मुंबई में 4 लोग रहते हैं, सो दिल्ली में सिर्फ 1 ही लोग रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसमें भी एट्रीब्यूट हो सकता है, इसमें कलर दे दिया हो, ए को ब्लू पसंद है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सेम एट्रीब्यूट के क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें एक 3 या 4 कॉमन एट्रीब्यूट होगा, उसमें 3 या उसमें नंबर ऑफ पर्सन्स अलग अलग होंगे, ठीक है। तो ये सेम एट्रीब्यूट के क्वेश्चंस हो गए, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। देन आपको क्या करना है, डेजिग्नेशन वाली की प्रैक्टिस करनी है। डेजिग्नेशन वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जाम में आता है, तो मेंस में भी आने की स्पेशली यूआईआईसी में भी आने की आ सकता है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो डेजिग्नेशन वाला, जिसमें डेजिग्नेशन होते हैं, अलग अलग सीईओ हैं, देन डायरेक्टर हैं, इसके अलग अलग रैंकिंग होते हैं, क्लर्क होगा, सो उसमें एक रैंकिंग के अकॉर्डिंग, ये भी रैंकिंग टाइप क्वेश्चन से होता है, जिसमें अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें एट्रीब्यूट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन आता है ग्रीन मैट्रिक्स। ग्रीन मैट्रिक्स भी आपने देखा होगा, जिसमें अलग अलग इंफॉर्मेशन दी रहती है, जैसे ए को रेड कलर पसंद है और वो कहाँ रहता है, वो कोलकाता में रहता है, वैसे ही बी को ब्लू या फिर ग्रीन पसंद है और वो कहाँ रहता है, वो चेन्नई में रहता है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है, इसको ग्रीन मैट्रिक्स क्वेश्चन बोलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल के क्वेश्चंस हो गए हमारे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल्स आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बेसिकली यही क्वेश्चन, ये इन्हीं सब में से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्टेड हो सकता है थोड़ा डिफरेंट दे दें, बट रहेगा तो पैटर्न तो यही फॉलो होता है। देन आता है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट में अलग अलग टाइप के होते हैं। सर्कुलर होता है, सर्कुलर में 6 लोग बैठे हुए हैं, और इसमें भी इन और आउट दिया रहता है कि कुछ लोग इन फेस कर रहे हैं, कुछ लोग आउट फेस कर रहे हैं, और हो सकता है एट्रीब्यूट भी हो, एक एट्रीब्यूट के साथ हो ये, तो सर्कुलर अरेंजमेंट ऐसे होगा। देन लीनियर अरेंजमेंट तो हमारा लीनियर होगा, ऐसे इक्वल नंबर ऑफ पर्सन है, कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं, तो ये सारे भी हो सकते हैं। देन आता है पैरेलल, जहाँ पर पैरेलल अरेंज होगा ऐसे अलग अलग बैठे हुए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे बैठे हुए हैं, वर्टिकल में भी बैठे हो सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 पैरेलल रोज हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप मॉक लगाओगे, जितनी आप मॉक लगाओगे, जितनी आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगी, उतनी ही आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में इम्प्रूव कर पाओगे। सो अगेन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके पास। अभी भी 5 वीक्स का टाइम है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आता है अनसर्टन। अनसर्टन लीनियर में भी आ सकता है, सर्कुलर में भी आ सकता है। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं वो नहीं दिए होंगे, हमें जितने भी क्लूज हैं उसकी बेसिस पे निकालना है कि नंबर ऑफ पर्सन एक लीनियर अरेंजमेंट में कितने लोग बैठे हुए हैं। वैसे ही सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने लोग बैठे हुए हैं हमें दिया नहीं होगा, बट हमें अनसर्टन है, क्योंकि ये अनसर्टन है, तो यहाँ पर हमें निकालना होगा कि कितने लोग बैठे हुए हैं, तो ये आ सकता है। देन देखिए, अगर सर्कुलर और लीनियर कर रहे हैं ना, तो इसमें वेकेंट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देन आता है अदर फिगर्स। अदर फिगर्स में क्या होता है, हेक्सागन होता है, ठीक है। अदर फिगर्स में ट्रायंगल होता है, अदर फिगर्स में स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, पेंटागन होता है, पेंटागन के क्वेश्चंस होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं एग्जाम में देखने को। तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, जो आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो बेसिकली इतने ही हैं, पजल्स में इतने ही, और सेटिंग अरेंजमेंट में इतने ही है। आपको अपनी स्केड्यूल ऐसे बनानी है। तो आपको अपनी स्केड्यूल कैसे बनानी है, देखिए आपके पास 5 वीक्स है। जो फर्स्ट वीक आप कर सकते हो, वीक 1 में क्या कर सकते हो, आप वीक 1 में देखिए आपको
एक चीज़ क्लियर रखना है कि ये जो पर्टिकुलर 5 टॉपिक है, ये जो पर्टिकुलर 5 टॉपिक है, ठीक है, इसको आप पर डे रखिए, ठीक है, पर डे एवरी वीक 1 में हर दिन इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और डायरेक्शन एटलीस्ट आपको 3 आवर्स रखना है रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए। एटलीस्ट आपको दिन में 3 आवर्स तो देना है रीजनिंग प्रैक्टिस के लिए। और इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग और डायरेक्शन, ठीक है, इसको हर दिन कीजिए, हर एक टॉपिक वाइज पिक कीजिए, मेंस के पिक कीजिए, ओई मेंस की पिक कर सकते हो आप, और टॉपिक वाइज उठाइए, इनइक्वालिटी उठा लीजिए, सिलॉग उठा लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। 15 मिनट आप इनइक्वालिटी को दे दीजिए, सिलॉग्स को 15 मिनट्स दे दीजिए, ब्लड रिलेशन को 15 मिनट्स दे दीजिए, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी ही, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको 3 आवर्स रीजनिंग को देना है। वीक 1 में आप ये सारे टॉपिक कर सकते हो। और देखिए पजल में आप बॉक्स, सेल्फ, फ्लोर ये वीक 1 में कर सकते हो, ठीक है, वीक 1 में ये कर सकते हो। देन आप क्या कर सकते हो, वीक 2 में आप पजल्स में वीक 2 में आप शेड्यूल और सेम एट्रीब्यूट वाला कर सकते हो, साथ ही में इसको रिवाइज करना है, वीक 1 वाले को रिवाइज करना है। तो आपको ये सारे इस तरह से प्लान बनाने हैं। देन वीक 3 में आप ये दोनों कर सकते हो, ठीक है, और वीक 4 में आप एक एक दिन एक एक टाइप के पजल उठा सकते हो, ऐसे कर सकते हो। देन सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट में वीक 1 में आप ये दोनों कर सकते हो। देन पैरेलल वीक 2 में कर सकते हो। देन वीक 3 में आप इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर वीक 4 में अदर फिगर के क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। आपको हर वीक, आपको एवरी वीक 1 फिर और हर एक वीक में एक एक्स्ट्रा लेके चलो। एक कोडिंग डिकोडिंग वीक 1 में कर सकते हो, वीक 2 में इनपुट आउटपुट कर सकते हो, वीक 3 में सीरीज कर सकते हो, डेटा सफिशिएंसी वीक 4 में कर सकते हो। तो इस तरह से अपने प्लान को बनाओ। वीक 5 जो होगा वो आपका कंप्लीट प्रैक्टिस वाला वीक होगा। तो आपको वीक 4 तक क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स को एकदम अच्छे से कवर कर लेना है। जो आपको कॉमन टॉपिक रखना है हर वीक में, वो ये 5 मिसलेनियस के टॉपिक तो हर वीक में आपको करने ही है। और साथ ही में एक एक एक्स्ट्रा टॉपिक करना है मिसलेनियस से, और पजल भी अकॉर्डिंगली आप डिवाइड करना। पहले फ्लोर और बॉक्स सेल्फ दोनों काफ़ी कॉमन है, वो काफ़ी सिमिलर है, तो आप वीक 1 में ये रख देना। तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग करो। अब हर वीक में आपको एक चीज़ कॉमन रखनी है, वो क्या है, मॉक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। UIIC का कॉम्पोजिट टाइम होता है, तो अगेन आपको टाइम डिवीजन अकॉर्डिंगली करना होगा, बिकॉज टाइम यहाँ पर फैक्टर हो जाता है। आप किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हो। अगर आप देने चले गए तो वहाँ पर हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, वहाँ पर आप हो सकता है अटक जाए और स्कोर कम करें। तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। मैं रीजनिंग में आपको बोल रही हूँ एटलीस्ट 40 मिनट्स तो रीजनिंग को देना ही है, और मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, मिसलेनियस कवर करके। आप पहले मिसलेनियस कीजिए और उसके बाद पजल या सिटिंग पिक कीजिए, और 40 मिनट्स में करना है आपको, ठीक है। तो वीक 1 में एटलीस्ट एक मॉक दीजिए, क्योंकि आप ये सारे टॉपिक्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वीक 1 में एटलीस्ट एक मॉक दीजिए और फिर समझिए, वीक एनालाइज कीजिए उसको। उस जो मॉक दोगे आप उसको क्या करना है, उसको एनालाइज करना है, और एनालाइज करके आपको डिसाइड करना है कि आपने करेक्ट करा है या नहीं करा है, ठीक है। फिर वीक 2 आता है। वीक 2 में अगेन दो मॉक देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, 2 मॉक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, और फिर एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ गलत हो गए, कहाँ पर आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। तो ये सारी चीज़ों को लेके चलना है वीक 3 में। देन अगेन वीक 2 में था, ये वीक 3 में मॉक देना है। कितने मॉक्स देने हैं, 2 मॉक्स देने हैं, ठीक है। फिर आता है वीक 4। वीक 4 में भी आपको 2 मॉक्स देने हैं, और फिर एनालाइज करना है। एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुल मॉक दीजिए, एकदम एग्जाम की तरह बैठ के दीजिए और एनालाइज करते रहिए। देन वीक 5 में कंप्लीट प्रैक्टिस वीक होगा। तो आपने जितना भी पढ़ा है, जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, जितने भी क्वेश्चंस लगाए, एक बार रिवीजन कीजिए, अपने वीकनेस को समझ के उधर से एनालाइज कीजिए। और वीक 5 में जो फाइनल वाली वीक है उसमें 2 to 3 मॉक्स अगेन आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए। एग्जाम आने के पहले आपको मैक्सिमम मॉक्स अटेम्प्ट कर लेने हैं, और मतलब एकदम
स्ट्रैटेजी ऐसी बनानी है कि आप एग्ज़ाम में जाके कुछ गड़बड़ ना करो, क्योंकि ये टाइम का क्योंकि इसमें टाइम डिवीज़न नहीं है, तो इसलिए टाइम बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि रीज़निंग को कैसे कवर करना है। आई एम श्योर आप अगर अभी से बैठ गए, अभी आप ये मत सोचो कि बहुत टाइम में तो नोटिफ़िकेशन आया है, एग्ज़ाम डेट है, ऐसा मत सोचो कि अभी तो फॉर्म फिलअप ख़त्म भी नहीं हुआ, अभी से क्यों प्रिपरेशन करना है। आप अभी से स्टार्ट कर दो, बहुत ही अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। आप इस अपॉर्च्युनिटी को डेफ़िनेटली मिस मत करो और अपनी प्रिपरेशन को अभी से करना स्टार्ट करो, अभी से अपनी स्ट्रैटेजी पे वर्क करना स्टार्ट करो, तभी आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। तो आई होप आपके लिए सेशन हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।